students, welcome back in Evaluation Padhai with Aarti. In our last video we have covered second chapter of accountancy, that is basic terms of accounting, right? Now we start third chapter of economics, that is theory of demand. तो students ये जो chapter है बहुत ही interesting है और बहुत important भी है, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं मीनिंग ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, स्पेशली ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिमांड, राइट। तो डिमांड जो वर्ड है, द डिमांड और डिजायर दोनों ही वर्ड आपने अपने डेली लाइफ में सुनेंगे एंड वी यूज द बोथ टर्म टू कन्वे द सेम मीनिंग, बट इन इकोनॉमिक्स बोथ टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, राइट। For example, if you want to buy a color TV but you don't have enough money to buy that, then it will be just wishful thinking, right? It will not demand, ठीक है। This desire will become a demand only if you have enough money to buy color TV and you are willing to spend that amount to purchase color TV, right? अगर आपके पास आप एक कलर टीवी खरीदना चाहते हो और आपके पास प्रॉपर वो अमाउंट नहीं है, इनफ अमाउंट नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो ये आपकी एक डिज़ायर है, एक विशफुल थिंकिंग है, ये डिमांड नहीं है। ये डिमांड में तब कन्वर्ट होगी जब आप जिस टीवी को खरीदना चाहते हो उसको खरीदने के लिए आपके पास इनफ अमाउंट भी है, इनफ पैसा भी है और उसको वो पैसा आप उस पर स्पेंड करने के लिए रेडी भी हो, ठीक है। तो अभी हम जो मीनिंग मैंने लिखा है उसको पढ़ते हैं। Demand refers to quantities of commodity that consumers are able and willing to buy at each possible prices, ठीक है, during given period of time, other things being equal. Means डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटीज हैं जिनको कंज्यूमर्स खरीदने के लिए एबल, ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, एबल एंड विलिंग, खरीदने के लिए एबल भी है और उनकी इच्छा भी है उनको खरीदने के लिए, ठीक है। जो भी पॉसिबल प्राइसेस हैं वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उस पॉसिबल रेट पे वो खरीदने के लिए एबल भी हैं और अपने पैसे उस पर खर्च भी करना चाहते हैं, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी? कंज्यूमर की डिमांड, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं प्राइस ऑफ आइसक्रीम, राइट। हम आइसक्रीम का प्राइस ले लेते हैं और दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड, किसकी डिमांड ले लेते हैं हम? क्वांटिटी डिमांडेड आइसक्रीम की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब आइसक्रीम का प्राइस 10 था तब हम कितनी क्वांटिटी खरीदते थे आइसक्रीम की? 10, राइट। अब प्राइस क्या हो गया? 10 से इंक्रीज हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। अब हम कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं? 5। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्राइसेस पे हम कितनी अलग अलग क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी अलग अलग क्वांटिटी खरीदने की जो है विलिंगनेस है और हमारी एबिलिटी भी जो है अलग अलग क्वांटिटी खरीदने की है। तो वो क्वांटिटी 10 रुपये पे हम 10 आइसक्रीम खरीदने के लिए हमारी एबिलिटी है, 25 रुपये पे हम सिर्फ 5 आइसक्रीम खरीद सकते हैं, हमारे पास उतने ही पैसे हैं कि हम 5 खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी खरीदी जा रही है, तो वही क्वांटिटी जिनको कंज्यूमर अलग अलग रेट पे खरीदने के लिए रेडी होता है और उसकी एबिलिटी भी है, तो वो क्वांटिटी कंज्यूमर की क्या बन जाती है? डिमांड, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो डिमांड हमने पढ़ना है, दो टर्म्स पे पढ़ना है, एक इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल डिमांड, जो मीन्स एक कंज्यूमर की डिमांड को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, बस आपने यहाँ पे लिखना है इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, जिसको एक कंज्यूमर इज दैट a consumer is able and willing to buy at each possible prices during given period of time, other things being equal. other things being equal का मीनिंग भी अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड के केस में क्या है? वो क्वांटिटीज गुड्स की जिसको एक कंज्यूमर खरीदने के लिए एबल है और उसको खरीदने के लिए उसकी विलिंगनेस भी है, ठीक है। और मार्केट डिमांड में सभी कंज्यूमर्स की बात होती है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड आ जाएगा, यहीं से हम डेफिनेशन बना लेंगे। मार्केट डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स, ठीक है, ऑल कंज्यूमर्स आर एबल,
वो क्वांटिटीज किसी कमोडिटी की जिनको सारे कंज्यूमर्स खरीदने के लिए एबल हैं और खरीदने के लिए उनकी विलिंगनेस भी है, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड, ठीक है। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ डिमांड समझ आ गया होगा। अभी हम करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है, या यू कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ऐसे, पी एक्स मीन्स कमोडिटी, किसी भी एक्स कमोडिटी जो है उसका प्राइस, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सबके मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी आर इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज ऑफ कमोडिटी, ई, ठीक है। तो ये जो था, ये पॉइंट था, अभी इसमें हमने देखा था अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, है ना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का क्या मतलब है कि ये जो हमने जो डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी है वो विद रेफरेंस टू प्राइस पढ़ी है, ठीक है। सिर्फ प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी पढ़ा है हमने क्या मानना है कि जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब, वैसे तो डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को बहुत से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे ये हमने लिखे हुए हैं, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अभी हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन हमने डिमांड के केस में ये मानना है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कांस्टेंट, कि ये जो बाकी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, वो कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट या कमोडिटी की डिमांड को, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स किसी भी, अभी हमने देखा है कि किसी भी गुड का या कमोडिटी का जो खुद का प्राइस है वो कैसे अफेक्ट करते हैं, है ना। जब किसी गुड्स का प्राइस जो है इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, राइट। हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, जब भी कभी किसी भी गुड का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है तो अब हम उसकी कम क्वांटिटीज खरीदते हैं, और जैसे ही प्राइस लेवल डाउन आता है तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटीज खरीदते हैं, ठीक है। तो किसी भी कमोडिटी का जो खुद का प्राइस है वो डिमांड को, कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है, राइट। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, राइट। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे पी आर। तो स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी बट आल्सो द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ कमोडिटी, है ना। तो रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। रिलेटेड गुड्स भी कौन सी होती हैं, रिलेटेड गुड्स भी टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ईच अदर, है ना, जो एक दूसरे की जगह पे यूज की जा सकती हैं। अगर एक ना मिले तो दूसरी यूज कर सकते हैं हम इजिली उसकी जगह पे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है टी एंड कॉफी, राइट। टी एंड कॉफी, या आप ले लो लिम्का, पेप्सी, है ना। तो ऐसी गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज की जा सकती हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, जब भी किसी एक का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड के ऊपर उसका इफेक्ट जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये टी और कॉफी हमने लिया है, ठीक है। हम टी का ले लेते हैं प्राइस और कॉफी की ले लेते हैं डिमांड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो टी का प्राइस था वो था 10 और कॉफी का भी हम मान लेते हैं 10 ही था, ठीक है। तो क्या हुआ, टी का प्राइस 10 से 15 हो गया, ठीक है, मीन्स टी का प्राइस इंक्रीज हुआ। तब जब टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरी तरफ कॉफी की डिमांड भी इंक्रीज होगी, है ना। क्यों? क्योंकि कॉफी तो अभी भी 10 रुपीज की है, तो ज्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी की तरफ, ठीक है। तो एक का प्राइस चेंज हुआ, उसका इफेक्ट दूसरे के डिमांड पे पड़ा, राइट। अब जो टी है
अगर उसका प्राइस कम हो जाए, 5 हो जाए, मीन्स अगर टी का प्राइस कम हो जाता है तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाती है ना। अब जो कॉफ़ी पीने वाले कंज्यूमर थे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, टी की तरफ। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि एक का प्राइस चेंज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड के ऊपर उसका इफेक्ट जा रहा है, और कौन सा इफेक्ट जा रहा है, पॉजिटिव। सेम अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसका प्राइस कम हो रहा है टी का तो कॉफी की डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मतलब कि दोनों के बीच में एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर, कि वो गुड्स जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए साथ साथ यूज की जाती हैं। मतलब जो वो वाली गुड्स जिनमें से दोनों में से अगर एक ना यूज करे तो दूसरे का यूज यूजलेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, है ना, कार, पेट्रोल और पेन, इंक। ठीक है, तो जैसे ये मेरा मार्कर है, इसमें इंक खत्म हो गई है अब, तो इंक के बिना मार्कर तो यूजलेस है ना। तो ऐसे ही ये क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो जिनका यूज साथ साथ चलता है। ठीक है, दोनों एक साथ जो यूज होती हैं। तो इसमें भी क्या होता है, अगर एक गुड का जो प्राइस है चेंज होता है, उसका इफेक्ट भी दूसरे गुड्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्राइस पेट्रोल का। ठीक है, और डिमांड इधर शो कर लेते हैं। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है तो कार्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है ना। तो लोग कम कार्स खरीदते हैं, क्योंकि पेट्रोल वैसे ही इतने महंगा हो रहा है तो लोग कम प्रेफर करते हैं कार खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक का प्राइस जब चेंज हो रहा है, एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज होने से उसका जो दूसरी गुड्स के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है वो नेगेटिव पड़ता है, राइट। और दूसरी तरफ अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए पेट्रोल का तो कार्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है एक गुड के प्राइस में और दूसरी गुड्स की डिमांड में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा पॉइंट अच्छे से। नाउ थर्ड इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो स्टूडेंट्स, जनरली वी सी there is direct relationship between the income of consumer and quantity demanded for normal goods. ठीक है, बट नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं? नॉर्मल गुड्स जैसे हम कह सकते हैं कि कपड़े, है ना, फॉर एग्जाम्पल। वैसे नॉर्मल गुड्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि नॉर्मल गुड्स क्या हो, जो मेरे लिए नॉर्मल गुड्स हो वो किसी और के लिए जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, हो सकता है उनके लिए वो इंफीरियर गुड्स हो, है ना, या जो हमारे लिए इंफीरियर है किसी के लिए नॉर्मल हो सकती है। तो नॉर्मल गुड्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इनकम का जो इफेक्ट है कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से, नॉर्मल जिसके लिए भी जो नॉर्मल गुड की डेफिनेशन जिसके लिए भी जो है, तो नॉर्मल गुड की जो कंजप्शन है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है कंज्यूमर की बढ़ जाती है कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से। ठीक है, तो जो इसको इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है हमने 3 केसेस में देखना है, नॉर्मल गुड्स के केस में एंड इंफीरियर गुड्स एंड थर्ड वन इज नेसेसरी गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में तो हमने देख लिया कि नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है ना। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की इनकम कितनी थी, पहले थी 5000, तो वो महीने में एक ही टी शर्ट खरीदता था। अब क्या होगी, अब उसकी इनकम 10,000 होगी, अब वो महीने में 2 टी शर्ट्स खरीदने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है कंज्यूमर की इंक्रीज होती है। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? इंफीरियर गुड्स वो होती हैं जो थोड़ी चीप होती हैं, जो थोड़ी लो क्वालिटी की मानी जाती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक डालडा
एंड दूसरा देसी, ठीक है, देसी घी। तो स्टूडेंट्स है तो दोनों घी है ना, लेकिन हम देसी घी को एक अच्छी क्वालिटी का घी मानते हैं और डालडा को थोड़ा चीप, थोड़ा लो क्वालिटी का मानते हैं। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, राइट। जैसे पहले कंज्यूमर अर्न करता था 5000, तो वो क्या खाता था, डालडा घी, तो डालडा घी की डिमांड करता था, ठीक है। अब उसकी इनकम हो गई है 25000, तो अब वो क्यों डालडा खाएगा, अब तो वो देसी घी की तरफ शिफ्ट करेगा ना, तो है ना। तो मीन्स जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाती है, राइट। थर्ड वन इज नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स वो होती हैं जिसके ऊपर कंज्यूमर की इनकम लेवल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो डिक्रीज हो, नेसेसरी गुड्स की डिमांड के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं जाता, राइट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, मैच बॉक्स, टूथपेस्ट, है ना, ये ऐसी नेसेसरी गुड्स हैं जिनके ऊपर कंज्यूमर की इनकम लेवल का कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। अब कंज्यूमर चाहे 5000 कमा ले चाहे 25000 कमा ले, नमक तो सब्जी में उतना ही डालना है, ठीक है ना। चलो, फोर्थ वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी है जो कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है, राइट। इसको हम थोड़ा ब्रॉडर सेंस में देखें तो टेस्ट इसमें आया है कंज्यूमर के हैबिट, राइट, फैशन, कस्टम्स, ठीक है। तो हम देखते ही हैं, ऑब्वियस देखते हैं कि जब कभी किसी चीज़ का फैशन चलता है तो एकदम से उस चीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है। और अगर कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रंकर्ड है, अब वो हैबिचुअल है ड्रिंक लेने के लिए, तो वो उस चीज़ की डिमांड बढ़ाता ही रहता है, ठीक है। तो इट मीन्स जिस भी चीज़ में कंज्यूमर का टेस्ट होता है, ठीक है, उन गुड्स की डिमांड को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, राइट। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अब कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है प्राइस चेंज के रिगार्डिंग कि आने वाले टाइम में प्राइसेस चेंज हो जाएंगे फ्यूचर में, तो उस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम ऑनियन का ही ले लेते हैं, ठीक है। ऑनियन के प्राइस हर साल इंक्रीज होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ऑनियन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो आज हम क्या करेंगे, आज उसकी डिमांड ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो महंगे हो जाएंगे, तो आज हम ज़्यादा खरीद के उनको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर लगता है कि आने वाले टाइम में ऑनियन के प्राइस डाउन जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो आज हम जहां 10 किलो खरीदने थे आज हम 2 किलो ही खरीदेंगे कि आने वाले टाइम में सस्ते हो जाएंगे तब खरीदेंगे, राइट। तो जो एक्सपेक्टेशन है प्राइस चेंज की रिगार्डिंग, उसका भी इफेक्ट जाता है डिमांड के ऊपर, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पांचों टर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना, पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये जो पांचों पॉइंट्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जो पांचों, ये जहां इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते ही करते हैं, मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने 2 पॉइंट्स और लिखे हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसको डिनोट किया जाता है पीसी, राइट। तो change in size and composition of population also affects the demand of commodity, right? जिस भी कंट्री की डिमांड ज़्यादा होती है उस कंट्री की डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, है ना, और जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी उसकी डिमांड कम होगी। और composition of population means number of males, females, number of children, ठीक है। तो जिस भी कंट्री में जिनकी भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस देश में जो चिल्ड्रन के प्रोडक्ट हैं लाइक टॉयज, क्लॉथ्स, बच्चों के क्लॉथ्स, ठीक है, तो इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, राइट। लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ कमोडिटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देन देर विल बी मोर डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स, राइट। क्योंकि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो रिच तो और रिचर होता जाएगा और गरीब और गरीब होता जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जो लग्जरी गुड्स होती हैं जैसे एसी, कार्स, तो इनकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होती है। बट इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देन देयर विल बी लेस डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स एंड मोर डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड्स, राइट।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स फैक्टर्स जो हैं डिमांड को अफेक्ट करते हैं अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब डिमांड फंक्शन क्या है? अब स्टूडेंट्स डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है, कि जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं। फैक्टर, ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी? पी एक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी टेस्ट, ठीक है, एंड ई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो यहां तक तो जो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मतलब जो ये फंक्शन ये क्या दिखा रहा है? एक रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दैट, कि कौन से फैक्टर हैं जो एक इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके बीच में हम और ऐड कर देते हैं पी पॉपुलेशन एंड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये बन जाता है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप आप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।